lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम करने वाले हैं वो है 2023 के जो है PYQs। ठीक है, हमने 2022 के जो कॉमर्स, ये ध्यान में रखना, सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के, ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 60 क्वेश्चंस थे वो हमने दो क्लासेस लगा के, मतलब 30 के पार्ट्स में हमने दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे 2023 वो भी सेम ऐसे 30 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, 30 कल की क्लास में करेंगे। तो जाने से पहले हमारे ये लगा लो 120 क्वेश्चन तो PYQs हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेबस, रिवीजन, ये सब इंपॉर्टेंट है भी कर लेना, ठीक है। चलो, सो स्टार्टिंग विद कॉमर्स पार्ट, 91st क्वेश्चन जो होता है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अ कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आ गया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जितना इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है ना, कि इंडिविजुअल की जितना मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, उससे ज्यादा हो रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। तो मुझे एक बात बताओ, इनफॉर्मल नाम की कोई चीज है यहाँ पे? रूल्स रेगुलेशन की बात की है तो फॉर्मल इनफॉर्मल तो तब आता अगर ये मानते कि वो एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करती है, तो फॉर्मल नहीं करती तो इनफॉर्मल, वो तो बात ही नहीं है। एक्यूरेट तो होता बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, वो भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि ओवरलोड हो गया इन्फॉर्मेशन का, कि अब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। The product life cycle stage in which a product sales start climbing quickly। climbing quickly मतलब जंप करना स्टार्ट कर देती है, कि सेल्स एकदम से बढ़ जाती है, तो वो क्या होती है, ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में भी कम ही होती है, मैच्योरिटी स्टेज में भी कम होता है, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में सबसे ज्यादा जो है हमारी जो स्टेज ग्रो करती है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड देन फिर आ जाता है डिक्लाइन, है ना। तो ग्रोथ स्टेज में आप देखो सबसे ज्यादा क्लाइम कर रही है, मैच्योरिटी में भी डाउन आती है, और फिर डिक्लाइन में तो बिल्कुल ही आ जाती है, और इंट्रोडक्शन में भी इतना नहीं होता, कम ही चलती है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो हमारी स्टेज जिसमें सेल्स बढ़ती हैं वो हमारी क्या होती है, ग्रोथ स्टेज। द आंसर विल बी ग्रोथ स्टेज, राइट। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग के मेथड होते हैं, देखो, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। जॉब करते करते ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो ऑन द जॉब हो जाएगा, और मतलब पहले सिखा के फिर कहते हैं ना लर्निंग वाइल डूइंग। अगर लर्निंग वाइल डूइंग कि काम करते करते सीख रहे हैं तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। लर्निंग बिफोर डूइंग तो वो क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन क्या होता है, ज्यादातर बैंक्स वगैरह में देखा जाता है कि एक पर्सन को पहले एक टेबल पे उठाया जाता है, अगले दिन दूसरे काम दिया जाता है, उससे अगले दिन तीसरा काम दिया जाता है, ताकि वो सारा काम सीख ले, तो उसको कहते हैं जॉब रोटेशन। तो ये तो काम करते करते सीख रहा है ना बंदा, तो नॉट एन ऑफ द जॉब मतलब ऑन द जॉब कौन सी है, द आंसर विल बी जॉब रोटेशन, है ना। क्लासरूम लेक्चर्स, क्या इसमें हम कोई काम कर रहे हैं, सिमुलेशंस देख के सीखना, या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कि एक सेंटर बना दिया जिसमें सेम वैसे इन्वायरमेंट होगा जैसे आपको एक्चुअल काम करना है, तो इस तरह की लेबोरेटरीज होती हैं ये। तो ये तीन तो क्या है, ऑफ द जॉब है, तो ये तीन क्या है, ऑफ द जॉब है, ठीक है। इसीलिए ऑन द जॉब कौन सी रहेगी, जॉब रोटेशन। तो इसने क्या पूछा है, नोट एन, देखो ये ध्यान में रखा करो ये चीजें, ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है। नोट एन ऑफ द जॉब मतलब ऑन द जॉब पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना, और ऑन द जॉब क्या होगा, जॉब रोटेशन, इजी। चलो नेक्स्ट है टू मेक अदर्स बिहेव इन वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, कि हम इस तरीके से लोगों से बिहेव करवाना चाहते हैं जैसा हम कहें कि पहले वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे थे। तो ये कौन सी नीड है, पहले तो ये थ्योरी बताओ कौन सी है, वो आप मैकलैंड वाली, याद है आप लैंड पर रहते हो, तो ये किसकी थ्योरी है, मैकलैंड वाली, जिसमें तीन नीड्स होती है, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन, राइट। ये हमने की हुई है। तो नीड ऑफ एफिलिएशन तो होती है जब लोगों से सोशल रिलेशंस हम बनाते हैं, तो इसमें तो ये आएगा नहीं। नीड ऑफ अचीवमेंट क्या होती है, कि कोई ऑब्जेक्टिव है, मुझे उसको अचीव करना ही करना है, जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। नीड ऑफ एसोसिएशन नाम की कोई नीड होती ही नहीं है, तो बची क्या, नीड ऑफ पावर, कि मेरे पास इतनी पावर हो कि जैसे मैं लोगों को कहूँ लोग वैसी माने मेरी, है ना, तो वो क्या होता है, नीड ऑफ पावर, इजी। चलो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 95, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दिस। तो दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज होते हैं जब हम हमारे इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं या एनालाइज करते हैं। बात एक ही, इन्वायरमेंटल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दोनों वर्ड यूज हो जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बोथ वन एंड टू विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, ये अपना टैली का क्वेश्चन है कि कंपनी बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, ऑल्ट प्लस F3। ये तो रट्टा मार लो भाई, कंपनी बनाने के लिए कौन सी कीज शॉर्टकट यूज होता है, ऑल्ट प्लस F3, ओके। 97, द आइडिया
that consumers will not buy enough of the firm's product unless it undertakes a large scale selling and promotion efforts। तो बताओ मुझे फटाफट क्या है, ये हमारे कंसेप्ट्स हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट। हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन, जिसमें हम ये सोच के चलते हैं कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्वांटिटी जितनी ज्यादा बनाएंगे, उतने ही हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, जिससे हम सस्ता सेल कर सकते हैं तो सामान बिक जाएगा। धीरे धीरे ये खत्म होकर हमारा आ गया था प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था कि जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, ज्यादा फीचर्स होंगे, वो चीज बिकेगी। फिर ये खत्म होकर हमारा आ गया था सेलिंग कंसेप्ट। तो ये कहता था कि कस्टमर आके खरीदेंगे नहीं, हमें जाके कस्टमर को सामान बेचना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया था, सेलिंग कंसेप्ट। फिर हमारा आया अपना सोशल वाला है ना, फिर सोसाइटल वाला, तो वो चीजें, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला कौन सा है जिसमें प्रमोशन एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, ये है सेलिंग। प्रोडक्ट में तो हम प्रोडक्ट के फीचर्स पर फोकस करते हैं, प्रमोशन कंसेप्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। सोसाइटल में हम सोसाइटी प्लस प्रॉफिट दोनों की बात करते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी का भी ध्यान में रखना और प्रॉफिट का भी। इजी। देन देखो XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। ओके, कैपिटल गिवन है, X की थी 50,000, X की 50,000, Y की 40,000, Z की 30,000। प्राइवेट एसेट्स भी हैं 20,000, 2,000, 5,000। तो उनकी लाइबिलिटी फर्म में कितनी है? तो मुझे एक बात बताओ, जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का एक फीचर होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि कल को अगर लॉस हो जाता है तो इनकी जो प्राइवेट एसेट्स भी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी, इनको बेच बाच के बिजनेस का पैसा पे करना पड़ेगा। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी? तो X की कितनी होगी भाई? 50,000 ये पड़े हैं, 20,000 ये, तो टोटल कितना हो गया? 70,000। Y की कितनी होगी? 40,000 ये पड़े, 2,000 उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो 42,000। 30,000 पड़े हैं Z के और साथ में 5,000 ये, तो 35,000। द आंसर विल बी सी, क्योंकि इसमें क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और यही ये कंपनी होता तो शेयर्स तक की वैल्यू या गारंटी तक की वैल्यू हमारी लाइबिलिटी होती है ना, ये तो फर्क होता है इनमें। चलो नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। X एंड Y शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3, ठीक है। Z आया 3/7 शेयर के लिए, जो 2/7 वो ले रहा है X से और 1/7 ले रहा है Y से, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है, फ्रॉम है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा और इसको प्लस करके 2/7 1/7, तो ये बन ही रहा है 3/7, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालनी है, बताओ फटाफट न्यू रेशियो। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया है। X एंड Y कह रहा है, X एंड Y था हमारे पास जिसकी रेशियो थी 7:3। Z आया 3/7, जो 2/7 X से लेगा, 1/7 Y से लेगा, ठीक है। अब पता क्या क्या करो, फ्रॉम वाले में ना 99% केस में डायरेक्ट माइनस होता है, लेकिन 1% केस है जब माइनस नहीं होता, तब ये चेक कर लिया करो कि जो ये ले रहा है बाकियों से, लाइक अब ये ले रहा है 2/7 इससे, 1/7 इससे, क्या ये प्लस करके इसकी सही रेशियो बन रही है? तो 2/7 1/7 प्लस करके 3/7 बन रहा है, यस, तो ये डायरेक्ट माइनस होगा, नहीं मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, ठीक है। चलो तो न्यू रेशियो क्या आएगी? X की ओल्ड रेशियो क्या है? 7/10, 7/10, और Y की ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10, 3/10। X कितना दे रहा है? 2/7, 2/7 माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 29/70। अच्छा, Y कितना दे रहा है? 1/7, तो 1/7 माइनस हो जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा 11/70, राइट। और Z की तो है ही 3/7 है, और इसका जो है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10/10 से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, द आंसर विल बी 30/70। तो रेशियो क्या आ गई? 29, 11, 30। द आंसर विल बी 29, 11, 30, राइट। देख लो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? 29, 11, 30, सी विल बी द आंसर, थर्ड। इजी। चलो नेक्स्ट है 100th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या कहती है हमारी? अगर शेयर होल्डर फेल हो जाता है कि अमाउंट 1 या मोर कॉल्स की नहीं देता, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, जब्त कर सकती है। तो हम पढ़ते हैं, रीजन कहता है इवन आफ्टर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स दैट शेयर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंटिल द कंपनी रिसीव फुल अमाउंट ऑन दो शेयर्स। देखो बात तो ये सही है कि फॉरफिचर के बाद भी अगर कंपनी उस शेयर्स की वजह से लॉस में जा रही है तो कंपनी उससे पैसा निकलवा सकती है, कंपनी का ये हक होता है, ठीक है, उस शेयर होल्डर पे। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा, ये तो बाद की बात बता रहा है, रीजन थोड़ी है। मैं इसको इसमें बिकॉज लगा दूं, देखो रीजन जब भी करना है इसमें बिकॉज लगा दो। क्या बिकॉज लगा के ये सही बन रहा है? कहता है इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ऑफ 1 और मोर कॉल्स ऑन हिज शेयर, कंपनी में फॉरफिट हिज शेयर बिकॉज इवन आफ्टर द फॉरफिट। तो ये तो आफ्टर की बात होगी ना, बिकॉज तो रीजन बताते हैं कि क्यों, है ना। तो है तो दोनों ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सेकंड, कि है दोनों ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रैक्टिकल है। करंट रेशियो है 4:5, क्विक रेशियो है 5:7। करंट लायबिलिटी गिवन है, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री गिवन है। वैसे तो मैंने आपको जब 2022 का क्वेश्चन पेपर करवाया उसमें भी एक चीज करवाई थी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। अब इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो में नीचे आते हैं करंट लायबिलिटी, हमें पता है ना, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो में आता है लिक्विड एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, यही होता है, ठीक है। करंट लायबिलिटी जब सेम है नीचे, तो यहाँ पे नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे 7 है, ये तो रेशियो सही बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने पड़ेंगे ताकि करंट लायबिलिटी का सही पता लग जाए हमें, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे
तो कैसे सॉल्व होगा ये देखो देखो करंट रेशियो इन्होंने दी थी हमें करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी 4/5 और क्विक रेशियो दी थी लिक्विड एसेट ओवर करंट लायबिलिटी 5/7। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको मैंने 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको मैंने 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो सही से रेशियो आई निकल के वो आई करंट रेशियो 28/35 और करंट लायबिलिटी 25/35। अब करंट लायबिलिटी ये है गिवन, ये ध्यान रखना, ये क्या है गिवन है, ठीक है। तो इन्वेंट्री कितनी हुई, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट ही तो इन्वेंट्री होती है, मैंने आपकी क्लास में लास्ट क्लास में बताया कैसे, है ना। तो 28 माइनस 25, 3 विल बी द करंट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी गिवन है 3.5 लाख, इसकी वैल्यू क्या है, ये करंट लायबिलिटी ये निकल गई ना 35, देखो करंट लायबिलिटी 35 निकल आई, तो 3.5 लाख 35 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, समझाया। 3.5 लाख 35 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आंसर विल बी 30,000। इजी। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी हमें गिवन है, लिक्विड एसेट ओवर करंट लायबिलिटी हमें गिवन है, लेकिन फर्क क्या कर दिया इन्होंने, करंट लायबिलिटी अलग अलग दे दी। तो पहले तो इनको सेम करना पड़ेगा, सेम करने के लिए इस 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इस 5 को यहाँ पे किया, तो सही से हमारे पास 35 क्या आ गई, अभी करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 35, ठीक है। तो 3.5 लाख की 35 वैल्यू 3 की निकाल लेंगे, 30,000 आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, कहता है 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट, जबकि रेंट अकाउंट के तो क्रेडिट साइड होना चाहिए। देखो एंट्री क्या होगी, पैसा आया कैश टू रेंट, राइट, तो रेंट के तो क्रेडिट साइड जाना चाहिए बाय कैश के नाम से, इसने डेबिट कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे रेंट अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे एक बात बताओ, रेंट अकाउंट में इस तरह जाना था बाय कैश 5,000, मैंने कर दिया टू कैश 5,000। तो जब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में डालूंगी तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट साइड का टोटल 10,000 से बढ़ जाएगा क्या, नहीं। अब आप कहोगे मैम 5,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि साइड भी रॉन्ग है। सही अगर मैं करती तो क्रेडिट साइड 5,000 डालती और मैंने क्या किया, डेबिट साइड 5,000 डाल दिया, ठीक है ना। तो अब एक तो डेबिट 5,000 जो गलती से डाला हुआ है, एक जो क्रेडिट 5,000 होना था वो भी ठीक करके डालना पड़ेगा। तो डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 10,000 देन द क्रेडिट टोटल, क्योंकि क्या होना है, जो डेबिट का टोटल है उसमें मैंने 5,000 डाल दिया, जो चीज यहाँ आनी चाहिए थी, तो इसके 5,000 भी यहाँ आ गए और एक्स्ट्रा भी 5 आ गए, तो ये चीज 10,000 से बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना इस चीज को, कि मैंने जो डेबिट क्रेडिट है वो भी गलत कर दिया है ना, तो इसीलिए। चलो 103 क्या है, कहता ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, वो किस वजह से होती है, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है, बिल्कुल। कि क्यों डाउन जाती है वैल्यू, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड अगर इंप्रूव हो जाए तो पुराने वाला बेकार हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। लीगली अदर रिस्ट्रिक्शन, अगर लीगली हमें मना कर दे कि ये मशीन नहीं यूज करनी, इसमें से धुआं आ रहा है ना, या कुछ भी लगा लो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के कारण, और मार्केट डिमांड में चेंज आ जाए या सर्विस आउटपुट में चेंज आए, तो आंसर आएगा सारे, क्योंकि इन सब रीजन से हमारी जो है एसेट ऑब्सोलीट हो सकती है। इजी। चलो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसको हम किस में दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड में। किस में दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड में। शेयर होल्डर फंड में हम दिखाते हैं ना शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये तो दिखाते हैं हम, है ना, शेयर होल्डर फंड में। चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सॉरी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, क्या P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, नहीं। चार्ज है रिवेन्यू का, बिल्कुल, क्योंकि P&L की 2 वाली साइड डालते हैं तो चार्ज होगा रिवेन्यू, इनकम तो है ही नहीं, इनकम थोड़ी है, प्रोविजन बना रहे, डिस्काउंट देना पड़ रहा है डेटर्स को, तो ये किस में आएगा, अ चार्ज ऑन द रिवेन्यू, P&L की डेबिट साइड दिखाते हैं, राइट। चलो Which of the following is not a characteristics of charismatic leader? अब charismatic leader कौन होता है, कहता है जिसमें एक कुदरती करिश्मा होता है कि वो हमारा लीडर बन गया, कि उसके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं कि लोग उसको अपने आप फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अच्छी क्वालिटीज है, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होगा, उसका विजन और आर्टिकुलेशन होगा, वो लोगों के लिए पर्सनली रिस्क भी लेगा, फॉलोअर की नीड्स को लेके सेंसिटिव भी होगा, क्या उसका कन्वेंशनल बिहेवियर होगा, पुराने लोगों की तरह जैसे वो मशीनें ट्रीट करते थे उस टाइप से, बिल्कुल नहीं, कन्वेंशनल बिहेवियर थोड़ी होगा, मॉडर्न टेक्निक्स को लेके चलेगा वो, तो है ना, अच्छा हो गया। चलो फिर आ गया एक छोटा सा कोर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आउटसोर्स कर रहा है मेजर बिजनेस फंक्शन को, दैट आउटसोर्सेस मेजर बिजनेस फंक्शन, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि जो अपने मेन काम ही जो है आउटसोर्स कर रहा है, तो वो बाउंड्री लेस तो हुआ नहीं, लर्नर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ही, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, ठीक है। चलो
फिर है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो क्रिएट करता है ड्यूअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, तो क्या यूनिटी ऑफ कमांड नहीं फॉलो हो रही, तो वो किसमें था, मैट्रिक्स में, जिससे फंक्शनल और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज करवाई थी जब मैंने आपको 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करवाया, तो मैंने आपको उसका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बताया था कि ये फंक्शनल और प्रोडक्ट को मिला के बनता है जी, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इजी। Which one of the following is not a barrier to effective communication? Effective communication का बैरियर नहीं है। अगर मैं मैसेज ही फिल्टर करके दे रही हूँ तो वो बैरियर है, सही मैसेज में नहीं दे पा रही हूँ। सेलेक्टिव परसेप्शन, कि हमने जो सुनने वाले ने पहले ही सोच लिया कि ये तो पागल है, गलत ही बोलेगा, तो ऑब्वियसली बैरियर है। उसके बाद इमोशंस, कि मैं इमोशनली उससे कनेक्टेड नहीं हूँ, किसी पर्सन से मुझे नहीं बढ़िया लगता वो बंदा, तो वो बैरियर है। लेकिन इंटरेस्ट लेवल कोई बैरियर नहीं है। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट डज द कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन? अगर कोई यूटीपी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्सप्लॉइटेशन करता है तो हमारे पास राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल, कि जो हमारे साथ गलत हुई है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, उनके लिए हम रिड्रेसल एजेंसीज में जाके रिड्रेसल ले सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं, इक्वलिटी की यहाँ पे कोई बात नहीं है ना। चलो नेक्स्ट है द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हम उसमें पढ़ा है ना मैस्लो हायरार्की थ्योरी, तो फिफ्थ यही होता है ना कि मैं जो हूँ बेस्ट हूँ, तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यही होती है ना। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है गलत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इनकरेक्ट पे ध्यान दिया करो, कई बार हम करेक्ट को टिक कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर, बिल्कुल हर फोरम में, हर रिड्रेसल एजेंसी में एक वुमेन तो होनी चाहिए, और ये मैंने आपको 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बहुत अच्छे से करवाया। स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन, जो कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज वाले होने चाहिए, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट वाला होना चाहिए, और जो हमारा नेशनल है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज वाला जो है क्वालिफिकेशन का बंदा होना चाहिए एज प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 4 मेंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में पहले 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और नेशनल में 4 होते हैं ना, तो ये हो गया इनकरेक्ट, तो ये आ गया आंसर। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडेंशियल एजेंसी कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन जिसका जज है सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है, द आंसर विल बी 3। इजी। चलो डेप्रिसिएशन किस चीज का प्रोसेस है? एसेट को वैल्यू करने का, बिल्कुल नहीं, वैल्यू थोड़ी करते हैं एसेट को, कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, कि हमारी कॉस्ट, कुछ कॉस्ट हमारी एसेट्स की तरफ भी जा रही है, इसलिए हम P&L में 2 साइड डाल देते हैं, है ना, तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन नहीं, एसेट को वैल्यूएशन का नहीं, ठीक है। उसके बाद ये गलती मत करके आना भाई। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसके अंदर जाता है? डिविडेंड रिसीव हो रहा है अगर मुझे, तो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्टिंग कैपेसिटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहीं पे अगर डिविडेंड या लगा लो पेमेंट आ जाती, डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया होता, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता, है ना। लेकिन अगर मैं रिसीव कर रही हूँ तो ऑब्वियसली चाहे रेंट रिसीव भी है, तो वो तीनों चीजें किसमें आती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इजी। चलो नेक्स्ट क्या ये लिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट का होता है, और 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। भाई ये लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें ना 5-7 कोई स्टोरी से बना के भी याद कर जाओ, तुम्हें 2-3 भी याद आ गए तो तुम ऑप्शन के बेस पे बना सकते हो, है ना। समझ रहे हो इस बात को, कि अगर तुम्हें ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड जाएगा, तुम्हें पता चलो ये तो सारे फर्स्ट हैं ही हैं, ठीक है, तुम्हें ये पता है कि ये सेकंड जाएगा तो सेकंड सिर्फ यही है ना, या तुम्हें ये पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4th जाएगा तो 4th भी सिर्फ यही है, 2 है, उसमें से फिर चेक कर लो कि 3rd 2nd कौन सा है, तो इस टाइप से हम MCQ बना लेते हैं, द आंसर विल बी 3, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। समझ आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत बताना है भाई, इनकरेक्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन एमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल। स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, तो इसको सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बिल्कुल। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी ऑलरेडी जो है एडजस्टमेंट हो चुकी है, सिर्फ हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बाहर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट अनअफेक्टेड रहती है डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल ये हम लेके चलते हैं कि अगर हमने कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स पार्ट में बांटा है तो फिक्स वाली सेम रहेगी फॉर अ डेफिनेट पीरियड, वेरिएबल वाली चेंज होगी विद द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट को बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं, तो यही इनकरेक्ट है, क्योंकि हम बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यूज करते हैं, है ना, तो इसीलिए। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब ट्रू बताना है। कहता रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को प्रोप्राइटर हाउस के, तो वो डेबिटेड होगा रेंट अकाउंट में। लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया प्रोप्राइटर हाउस, तो डेबिट होगा रेंट अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर पे किया फर्नीचर पे सॉरी परचेज ऑफ द फर्नीचर, जो अमाउंट स्पेंड की रिपेयर की वो रिपेयर अकाउंट में जाएगी, नहीं। जब फर्नीचर परचेज करते हैं उस टाइम पे जो रिपेयर्स वगैरह करते हैं वो फर्नीचर अकाउंट में जाता है, तो ये तो गलत ही है। एरर्स को जब डिटेक्ट कर लेते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, हाँ वैसे ये तो करते हैं,
ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं ना इसका उसमें चेक कर लूँ ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर, हाँ तो यही है ना आंसर 2, ठीक है। उसके बाद अगर एरर्स डिटेक्ट हो जाते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस तो ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, ऑल द एरर्स रेक्टिफाइड, ये तो नहीं होता। रेंट पेड किया लैंडलॉर्ड को ऑफ द प्रोप्राइटर्स हाउस, अच्छा प्रोप्राइटर्स हाउस है, ओके मैं यहाँ पे इसीलिए कंफ्यूज हो गई। देखो वैसे नॉर्मली रेंट पेड आ जाता तो वो रेंट अकाउंट में ही जाता, डेबिट साइड जाता, बिल्कुल सही बात थी। अब मैं क्यों कंफ्यूज हुई, प्रोप्राइटर हाउस तो देखा ही नहीं, प्रोप्राइटर हाउस मतलब ओनर के हाउस का कर रहे हैं तो वो तो ड्रॉइंग्स में जाएगा ना बेटा, तो इसीलिए गलत है, ठीक है, ड्राइंग्स के लिए। उसके बाद फर्नीचर वाला तो वैसे ही गलत है, और सारे एरर्स हम सस्पेंस अकाउंट से करते हैं, ये भी नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो है नॉर्मल सा, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन रह गए, करते हैं इसको। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर से ट्रू आ गया। चलो, एक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, एक्रूअल भी दे दिया और कैश इकट्ठा, बिल्कुल नहीं। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, बिल्कुल नहीं। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये ध्यान में रखना, और वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के आगे 3 पड़े हैं ना, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव में वो आपका आउटस्टैंडिंग और वो प्रीपेड वाला जाता है, ये ध्यान रखना भाई, ये इसमें से आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा उसके बाद कह रहा है लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, अगला पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स तो पैसा पैसा करती है, नॉन मॉनेटरी तो आ ही नहीं सकता, तो लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स, थर्ड विल बी द आंसर, ठीक है। फिर देख लेते हैं 119 क्या कहता है, कंटिजेंट लायबिलिटी इज शोन अ नॉट बिलो द बैलेंस शीट, बिल्कुल सही बात है। किसकी वजह से हम करते हैं, तो पहले तो ये समझो कंटिजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जो सिचुएशन पे डिपेंड है कि हमारी लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी पे कोई केस चल रहा है, कंपनी पे कोई केस चल रहा है, तो वो केस हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, हार गए तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे हो। इन लायबिलिटीज को हम कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, की हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन इन द फ्यूचर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना बैलेंस शीट में इसको ना लिख के नीचे नोट्स में लिख देते हैं, ताकि जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता हो कि कल को ये लॉस होने के चांसेस हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, की हर चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी में तो आ जाएगा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज करो सिर्फ, लो वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। और कंसिस्टेंसी तो ये होता है कि एक रूल जो फॉलो कर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का मैंने कोई फॉर्मूला यूज कर लिया एक बार, मैं अगले आने वाले कई साल तक वही फॉर्मूला यूज करूं, जब तक भी मुझे बिल्कुल चेंज करने की जरूरत ना पड़ जाए, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर पर बेस्ड है। एंड द लास्ट वन इज पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वर क्लोज्ड फॉर द करंट ईयर, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही नहीं किया, तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे भाई, बताओ फटाफट। इसमें हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पहले बन गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पहले बन गया। जब अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो हम एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, राइट। तो उसके लिए हम जो शो करते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इजी, ठीक है। हाँ यही है इसका आंसर, ओके। चलो ये हो गया आज के आपके 30 क्वेश्चंस, इसको करो अच्छे से, रिवीजन करो अपनी, आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि हाँ मुझे सब आता है, तो देखना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.